सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब दुनिया में उसकी माता के सिवाय कोई भी नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। इसी वजह से उसकी माँ भी उससे काफ़ी परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश करी कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम ही कर लो, लेकिन वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वो पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करके निकल जाया करता था और फिर देर रात को लौटकर घर आता था। उसकी माँ जैसे तैसे करके मेहनत मजदूरी करके उसका और खुद का पेट पाल रही थी। चेतन को बचपन से ही भूतों और प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो रोज़ रोज़ अपने दोस्तों से नई नई भूतिया जगहों के बारे में जानकारियाँ लेता रहता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर जो जंगल है ना, छोटा सा, वहीं पर। उसे बहुत डरावना बोलते हैं लोग। ऐसा कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था और तभी से रात में 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास से कोई भी नहीं जाता। और कहते हैं जितने लोग गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। राहुल की बात सुनकर एक लड़का जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज़ जाते हैं ना कुएं से पानी भरने, उन्हें कुछ नहीं हुआ क्या? उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या कुएं के पास के जाते हैं वो जीवित नहीं आते, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय वहां जाते हुए देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं लेकिन रात में किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बातों को बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह का टेस्ट कर लेते हैं आज। चेतन की बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से चोरी हो जाती हैं। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। राहुल की बात सुनकर दिवाकर ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन हमारी बात मान, ये जगह खतरनाक है ज़्यादा। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक हो यार। आज तक जहाँ जहाँ भी मैं गया मुझे वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कैसे हो जाएगा? ये तो बस लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो तू वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन बस इतना कहता है, चल ठीक है, इतना तो बोल रहा है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन चेतन के मन में उस जगह पर जाने का विचार लगातार आ रहा था। चेतन आखिरकार उस जगह पर जाने का मन बना लेता है। उसने काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करी और रात के करीब 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। माँ ने देखते ही कहा, आ गए? हाँ माँ, आ गया। लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्से में ना बोलूँ तो क्या करूँ, तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का यही है, दिन भर सोना और देर देर तक इधर से उधर घूमते रहना। काम धाम तो कुछ कर लो, पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की ये बातें सुनकर चेतन कहता है, कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही कोई काम ढूंढ लूँगा। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, ये तो तुम रोज़ ही कहते हो लेकिन करते किसी भी दिन नहीं। खैर जल्दी हाथ मुँह धो लो, खाना लगा दिया है। माँ की बात सुनकर चेतन फ़ौरन हाथ धोने लगता है और खाना खाने बैठ जाता है। चेतन खाना खाते हुए भी उसी जगह के बारे में सोच रहा था
और यही सोचकर वो जल्दी जल्दी खाना खा लेता है और उसके बाद सोने चला जाता है। पर नींद से कहाँ आती, उसे तो बस किसी तरीके से 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद उसे उस हॉन्टेड जगह का पता जो लगने वाला था कि वो हॉन्टेड है भी या नहीं। 3 घंटे बीत जाते हैं। रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी झिंगुरों की आवाज़ें। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था और चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक छोटी सी हैंड टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वो आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी ऐसी कई डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, बाप रे बाप, ये तो सच में बड़ी डरावनी सी जगह है। कहीं राहुल की बात सच तो नहीं? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसी जगहों पर गया था वो जगह भी तो इतनी डरावनी थी, पर भूत वूत कभी नहीं दिखे। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर गए, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। उसने अपने मन ही मन कहा, ये मेरे दोस्त भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से बकवास जगहों के बारे में बताते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चल चेतन, अब वापस चलना पड़ेगा। इतने में ही कहीं से आवाज़ आती है, ज़रा सुनिए। इस आवाज़ को सुनकर चेतन घबरा कर पीछे पलट जाता है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे उसे एक 21-22 साल की लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में पानी से भरी हुई एक बाल्टी थी। वो चेतन के पीछे खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को अचानक ऐसे लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगली ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है तो वो देखता है कि वो लड़की लंगड़ा रही थी और उस लड़की के हाथ भाव से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। इसीलिए चेतन ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ से वो बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो, और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चेतन को सवालों को सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या है और मैं यहीं पास ही में अपने घर में रहती हूँ। मैं ये पानी भरने आई थी, पानी भरकर जा रही थी कि मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। इसी वजह से मेरे पैरों में मोच आ गई। तभी मैंने आपको देखा, इसलिए यहाँ पर आ गई मदद मांगने के लिए। क्या आप मेरी मदद करोगे? दिव्या की बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सब तो दिन में कुएं से पानी भरने आते हैं और तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे आई? चेतन की बात सुनकर वो लड़की कहती है, अरे दिन में मैं किसी कारण से आ नहीं पाई थी, इसीलिए सोचा रात में आ जाती हूँ और तभी ये सब हो गया। अब आप ये सब छोड़िए, आप मेरी सहायता करेंगे ना या नहीं? वो लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को ऐसा करता देख वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? चेतन की बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है, वो सामने जो आपको बल्ब दिख रहा है ना, उस तरफ वो मेरे घर का बल्ब जल रहा है, तो आप बस वहीं तक मेरी बाल्टी पहुंचा दो। चेतन ने देखा तो उसे काफ़ी आगे वाकई में एक बल्ब की रोशनी तो दिखाई दे रही थी। चेतन को ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि जब वो आया था तो उसे आसपास दूर दूर तक कहीं पर भी कोई उजाला नहीं दिख रहा था। लेकिन चेतन ने अगले ही पल इन सब बातों को भुला दिया और दिव्या के साथ चलते चलते उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिया। चलते चलते चेतन ने दिव्या से पूछा, तुम यहाँ अकेले आती हो? तो वो जवाब देती है, हाँ, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तभी से यहाँ पर अकेले आती हूँ। कभी कभी चाचा चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि चेतन कुछ और पूछता, उसने देखा कि दिव्या की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा, तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ ज़ोर से बंद हो गया। चेतन ये देखकर घबराते हुए कहता है, अरे दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, वो भी अपने आप? इसके बाद चेतन के कानों में एक अजीब सी हंसी की आवाज़ गूंजती है। जब वो सामने की ओर देखता है तो पाता है कि सामने जहाँ कुछ देर पहले दिव्या खड़ी थी, उसके स्थान पर बस एक साया उसे दिख रहा था, जो कि एक औरत का लग रहा था, जिसका चेहरा उसे जला जला सा प्रतीत हो रहा था। चेतन के डर के मारे हालत खराब होने लगती है और वो हकलाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और दिव्या कहाँ गई?
चेतन की बात सुनकर वो औरत अपनी डरावनी आवाज़ में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा बोल रही हूँ कर दे, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ये कहकर वो औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है और उसे देखकर चेतन अपने स्थान पर ही कांपने लगता है। वो औरत चेतन का हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे झोपड़ी के एक कोने में ले जाती है और उसके बाद उसके हाथ में फावड़ा देते हुए कहती है, जल्दी जल्दी इस जगह को खोद। लेकिन चेतन की तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। उसके हाथ में से फावड़ा कांप रहा था। अपने आदेश का पालन ना होता देख वो औरत गुस्से से बोलती है और उसका गला पकड़ती है। चेतन का दम घुटने लगता है और वो छटपटाने लगता है। चेतन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था। उस वक्त चेतन को अपने दोस्त राहुल की वो बात याद आती है, भाई उस जगह पर आज तक जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। चेतन शायद बात समझ गया था कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है कि तभी एकाएक वो औरत जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर गिरता है, लेकिन वो जल्दी से उठ जाता है और देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी थी। ये देखकर वो अपने मन ही मन सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या जो अब ये भी आ गई। लेकिन तभी वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती हैं और वो डरावना सा साए वाली लड़की दूसरी लड़की से कहती है, तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। इसकी बात सुनकर मनीषा बस हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त बताएगा कि किस मौके की ज़रूरत किसे पड़ती है। ये बात सुनकर वो खौफनाक औरत अपने मुंह से एक जोरदार फूंक मनीषा की तरफ मारती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो खौफनाक औरत और भी ज़्यादा गुस्से से भर जाती है और इस बार अपनी आंखों से मनीषा पर प्रहार करती है, लेकिन इस बार भी उसके प्रहार का उस पर कोई असर नहीं होता। इस तरह उस खौफनाक लड़की के सारे प्रहार विफल हो जाते हैं। इसके बाद मनीषा उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए कहती है, बहुत हो गया, बहुत शक्ति प्रदर्शन कर लिया तुमने, अब मेरी बारी है। ये कहकर मनीषा मन ही मन कुछ पढ़ने लगती है। चेतन उन दोनों को बुत बना देखता रहता है और तभी एकदम से मनीषा उस खौफनाक लड़की की तरफ देखकर 2 बार जोर से फूंक मारती है, जिसके प्रभाव से वो खौफनाक लड़की जलने लगती है और कुछ ही क्षणों के बाद गायब हो जाती है। ये देखकर मनीषा एक चैन की सांस लेती है और चेतन की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, ये झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकती है। इसके बाद चेतन बिना उस लड़की से कोई सवाल करे उसके पीछे चलने लगता है। मनीषा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है। इस बार दरवाज़ा बहुत आसानी से खुल जाता है और चेतन और मनीषा बाहर आ जाते हैं। चेतन उसे धन्यवाद कहता है और उसका जवाब देते हुए मनीषा कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम बस जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। चेतन मनीषा से और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर काफ़ी हल्का हो गया है और वो हवा में उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद मनीषा की आवाज़ चेतन के कानों में फिर से सुनाई देती है, आंखें खोल लो। चेतन अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को अपने घर के सामने खड़ा हुआ पाता है। वो इधर उधर देखता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो हैरान होकर अपने घर में वापस चला जाता है और उस घटना के बारे में सोचता रहता है। 30 मिनट के सफ़र के बाद वो सभी वहाँ पर पहुँच रहे थे। रोहित ने सबको खाने के पैकेट दे दिए। उधर विपुल गहरी सोच में डूबा हुआ था और रास्ते में घटी घटना का विश्लेषण कर रहा था। विपुल को आदित्य का इंतजार था। उसने कहा था कि वो समय पर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर आया ही नहीं था। विपुल चाहकर भी उसको फोन नहीं कर सकता था क्योंकि जंगल में मोबाइल नेटवर्क था ही नहीं। विपुल ने रोहित को बुलाया और कुछ निर्देश दिए। वो नहीं चाहता था कि समय खराब हो। रोहित अपने साथी के साथ काम पर लग गया। दोपहर का समय था, लेकिन उस घने जंगल में विपुल को सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। वो जल्दी से जल्दी उस हॉन्टेड हाउस को देखना चाहता था, लेकिन आदित्य के बिना जाना संभव नहीं था। तभी गाड़ी की तेज आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया और ये आदित्य था। उसको देखकर विपुल के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। कब से तेरा इंतजार कर रहा था यार,
उसने आदित्य को गले लगाते हुए बोला। इतनी देर कैसी हो गई? विपुल ने आदि से शिकायती लहजे में पूछा। तुझे तो मालूम है माँ कितने सवाल करती है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वा कर आया हूँ। ठीक है चल, अब वो भूतिया कर दिखा। विपुल की आवाज़ में बेचैनी थी। उधर गाड़ी नहीं जा सकती, आगे घना जंगल भी है, पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी यहीं छोड़नी होगी। विपुल ने रोहित को बुलाया और उससे कहा कि वो सब तैयार हो जाएं और ज़रूरी सामान को साथ में रख लें। तभी विपुल की नज़र आदित्य की गाड़ी से सामान निकालकर लाते हुए शख्स पर पड़ी। देखने से ही वो ग्रामीण मालूम पड़ता था। वो लगातार विपुल की ओर देखते हुए अजीब तरह से कर रहा था। विपुल ने आदित्य से पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? विपुल, ये इसी जगह का रहने वाला है, ये हम लोगों को वहाँ पर ले जाने में मदद करेगा। इसके पास बहुत सी जानकारी है। ये बता रहा था कि इसने टीवी पर तुमको भी देखा है। आदित्य ने बताया। विपुल को उसके घूर कर देखने का कारण अब समझ में आया। चलो ठीक है, रास्ते में बताते चलो जो भी तुम जानते हो। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम हीरक सिंह है। इधर से आइए साहब जी। हीरक सिंह सबका मार्गदर्शन करता हुआ बोला। विपुल, आदित्य, रोहित और उनका साथी बिल्कुल हीरक सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे। हीरक सिंह, इस जगह के बारे में कुछ बताओ, क्या जानते हो? विपुल जैसे सब कुछ इसी समय ही जानना चाहता था। साहब जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस गांव का पहले नाम कुलारा था। पहले इस जगह गांव हुआ करता था। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। अब यहाँ पर बस खंडर ही रह गए हैं। हमारे दादा परदादा बताते हैं इसके पीछे बरसों पुरानी कोई कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? ये गांव पिछले 100-150 सालों से वीरान पड़ा है। कुलारा गांव ब्राह्मणों से भरा हुआ था। यहाँ पर जितने लोग रहते थे सभी लोग भगवान की अच्छे से पूजा करते थे। पर यहाँ पर एक ही समस्या थी। हर रात यहाँ पर कुछ डाकुओं का समूह आता था और हमला करता था और कई गांव वालों को लूट ले जाता था। एक बार जब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई और गांव वालों के बेटी बहुओं का भी इसके द्वारा हनन होने लगा, तो गांव वाले एक रात इस गांव को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जाते समय बुजुर्गों ने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई बस नहीं पाएगा। तब से यह जगह वीरान पड़ी है। कहते हैं ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जों में है। कभी हंसता खेलता ये गांव आज खंडर बन चुका है। अभी भी यहाँ पर कई लोग आते हैं, पर बस घूमने वाले। विपुल ने सहमति में सर हिलाया। वो कैसे बताता कि उसको ये जानकारी पहले से मालूम थी। सभी घने जंगल से चलते हुए अब उन खंडरों वाले गांव में पहुंच गए थे। बस हम पहुंचने वाले हैं, पर रात में वहां जाना खतरनाक है। साहब जी, आप लोग भी ये जगह देखकर जल्दी से वापस चले आना, उसने लगभग चेतावनी देते हुए कहा। और मैं भी अब चलता हूँ, उसने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा काम खत्म। आदित्य ने उसके मनोभाव को समझते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। हीरक सिंह सबको नमस्ते करके उन लोगों को छोड़कर वापस चला गया। विपुल ने उसको रुकने दिया। तभी उसकी नज़र खंडरों के बीच ऊंचाई पर बने हुए खंडरनुमा मकान की ओर गई, जो पहली नज़र में ही डरावना होने का एहसास दिला रहा था। वो रही अपनी मंजिल, विपुल ने खुशी से सबको इशारा करते हुए बताया। आदित्य ने पहले उस मकान की ओर देखा, जिसको देखकर एक ही बार में शरीर में सिरहन दौड़ गई। फिर उसने विपुल की ओर देखा। विपुल की आंखों में अजीब सी चमक थी, वैसे ही खुशी जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिलने पर होती है। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? यहाँ दूर दूर तक हमारे अलावा कोई भी नहीं है, आदित्य ने विपुल की आंखों में देखते हुए कहा। चिंता मत कर भाई, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम ही नहीं, सभी लोग सिर्फ वैज्ञानिक आधार को ही मानते हैं और स्वीकारते हैं, पर सच है झूठ, अंधविश्वास या विश्वास से परे इस विषय पर आज तक किसी ने रोशनी नहीं डाली। आदित्य गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। विपुल ने आगे कहा, आदित्य, मैं ना इस विषय पर रोशनी डालना चाहता हूँ, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। ये सारी कवायद उसी के लिए है। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया है, उनसे जुड़ी हमारी अलग मान्यताएं हैं, उनसे जुड़े हमारे कई सवाल भी होते हैं। आदि,
क्या तुम जानना नहीं चाहते? जैसे मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्माओं से बात कर सकते हैं? आत्माएं क्या हैं? कैसे बोलती हैं? और भी बहुत कुछ। ऐसी कई बातों के जवाब अभी जानना बाकी है मेरे दोस्त। आदित्य ने सहमति में सर हिलाया, और वो कर भी क्या सकता था। उसने विपुल को गौर से देखा। वो उसको कहीं से ही पागल या सनकी नहीं लगा, जैसे दूसरे लोग उसके बारे में कह रहे थे। सब लोग तैयार हो जाओ, हम उस भूतिया घर में जाएंगे। अभी वो इतना बोलकर रुका ही था कि उसको वहां कुछ आवाजें सुनाई दी। विपुल को और आदित्य को भी लगा उनके साथ कोई और भी है यहाँ पर, जिसके चलने की आहट उन्हें सुनाई दे रही है। रोहित, भानु, विपुल ने पीछे मुड़कर कहा, मशीनें तैयार करो, पहले हम यहाँ बाहर ही अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है। रोहित ने सहमति में सर हिलाया और बैग खोलकर अपने काम में लग गया। उसके साथ उसका साथी भानु भी उसकी मदद करने लगा। दोनों ने कुछ उपकरण निकालकर वही मकान के बाहर ही अपना काम शुरू कर दिया। आदित्य हैरत से उन दोनों को देखता रहा। फिर उसने रोहित से पूछा, ये मशीन क्या है? क्या होता है इनसे? रोहित ने उनको ऐसे देखा जैसे किसी छोटे बच्चे ने शिक्षक से सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया हो। उसने बताया, इन सब की मदद से हम भूतिया जगहों की आर्द्रता और नमी का पता लगाकर वहाँ हो रही पैरालौकिक गतिविधियों को कैमरे और ऑडियो में कैद कर लेते हैं। उसने एक उपकरण उठाया और समझाया, यह है डिजिटल रिकॉर्डर। इसे ऐसी जगहों पर रहस्यमयी आवाज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डिजिटल रिकॉर्डर की आवाज़ से आत्माओं को फॉलो भी कर सकते हैं, मतलब उनकी दिशा का पता लगा सकते हैं। और ये है मोशन डिटेक्टर। साधारण आंखों से ना देखे जा सकने वाली आकृतियों को देखने के लिए मोशन डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस उपकरण से ऐसी शक्तियों का आसानी से पता चल जाता है। आदित्य और विपुल दोनों रोहित को ही देखे जा रहे थे। फिर विपुल ने बीच में घुसते हुए एक डिवाइस को उठाया और उसके बारे में बताने लगा। ये डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और आत्माओं की एक्टिविटी का पता करती है। पैरालौकिक शक्तियों में मैग्नेटिक फील्ड को बदलने की ताकत होती है और मैग्नेटिक फील्ड के बदलते ही ईएमएफ मीटर इसे ट्रैक कर लेता है। अच्छा, और ये रेडियो क्यों लाए हो? रेडियो जैसी चीज़ को आदित्य ने उठाकर पूछा। ओ, ये घोस्ट बॉक्स है, एक तरह का पोर्टेबल रेडियो जिसमें एफएम और एमएम बैंड भी कनेक्ट होता है। माना जाता है कि कई रहस्यमय ताकतें ऑडियो संकेतों की मदद से अपना संदेश देती हैं। कहकर वो इशारे से रोहित को जगह बताने लगा जहां उनका इस्तेमाल करना है। आदित्य जैसे सब समझ गया हो और वो एक जगह बैठकर सुस्ताने लगा और साथ में उनकी गतिविधियों को देखने लगा। अचानक वो आहट फिर से सुनाई दी, इस बार बहुत स्पष्ट रूप से और चारों को एक साथ। आदित्य एकदम से उठकर बैठ गया और एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। आहट फिर सुनाई दी, यहाँ कोई है? आदित्य चिल्लाया। हाँ आदि, मैं भी सुन सकता हूँ, शांत रहो, कोई आसपास चल रहा है विपुल। आदि घबराए स्वर में बोला, जबकि रोहित और विपुल उपकरणों में उन हलचलों को देखने में व्यस्त थे। भानु, तुम आदि का ध्यान रखो। आदि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चले जाओ यहाँ से और अब थोड़ी देर शांत रहो, हमको अपना काम करने दो। आदि को भानु ने वहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढकर बैठने के लिए बोल दिया। आदि उन सबको फिर से देखने लगा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, कहीं उनसे यहाँ आकर गलती तो नहीं हो गई। उसने महसूस करा कि किसी के चलने की आवाज़ आना बंद हो गई थी। तभी विपुल ने उन सबको बोला, यहाँ एक नहीं अनेक आत्माएं हैं जो हमारे आसपास चल रही हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। ये जगह शायद पहले कभी कोई बाजार होगा। बाजार जैसी चहल पहल मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ये सुनकर आदित्य फिर से घबरा गया। भानु ने उसको पानी की बोतल निकाल कर उसे पीने को दिया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा। आदित्य ने विपुल की ओर देखकर कहा, यहाँ खतरा है, मेरी बात मान लो, यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। अभी पता नहीं रात तक क्या क्या हो जाएगा। जितना तुम लोगों को चाहिए वो तो मिल गया ना, अब यहाँ रुककर किसका इंतजार कर रहे हो? विपुल ने आदित्य को समझाते हुए कहा। आज जो यहाँ महसूस हुआ है, मैं पिछले 6 महीनों से इसका वेट कर रहा था। अभी नहीं तो कभी नहीं। आदि सिर्फ एक रात की बात है भाई मेरे, एक बार फिर से सोच कर देखो। क्या ऐसा कभी नहीं देखा तुमने? हमारे पास सब एविडेंस है, सबूत है। ये आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं।
समझने की कोशिश करो, रात भर की बात है बस। आदित्य उसको ऐसे देखने लगा जैसे विपुल कोई भूत हो। वो देख सकता था कि विपुल में बहुत परिवर्तन आ गया था। इतना जिद्दी विपुल उसने कभी नहीं देखा था। उसने आंखें बंद करी और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह सुबह हो और यहाँ से निकलकर घर जाऊं, वो बस यही सोच रहा था। और बेचारा कर भी क्या सकता था। रोहित ने सबको खाने का सामान दिया और आदित्य की ओर देखा, जो बुरी तरह डर गया था। उसने खाने से इनकार कर दिया। विपुल ने उसको जबरदस्ती खिलाया। रोहित और विपुल आदित्य से थोड़ी दूर जाकर आपस में बात करने लगे। सर आज तो यहाँ काफ़ी काम हो गया, क्या लगता है आपको? रोहित, ये जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए बेस्ट है। तुम्हें पता है जो तुमने रिकॉर्ड करा है वो क्या है? विपुल जोश से बोला। कुछ अंदाज़ा है जो उस मशीन से पता चल रहा है। रोहित ने अपना अनुभव विपुल से साझा किया। यहाँ एक से ज़्यादा आत्माएं हैं और इनको हमारा साथ पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये जो आर्ट सुन रहे थे चलने की, ये शायद उन लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ के निवासी हैं और इस जगह पर घूम रहे हैं। ये जगह पहले शायद एक बाज़ार थी। रोहित जैसे सब समझ गया हो। मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे कई लोग आसपास हो। काम जारी रखो। हाँ सर, लेकिन आदित्य का क्या करें? वो बहुत डर गए हैं, उनको कुछ हो ना जाए। मैं देखता हूँ। उसको भूतिया घर में ले जाना ठीक नहीं होगा। विपुल आदित्य के पास जाकर उसे बोलता है, तुम बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार कर लेना, हम अंदर जाकर अभी आते हैं। आदित्य कोई जवाब नहीं देता और ये सभी लोग अपने अपने यंत्र लेकर अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, विपुल को बहुत तेज तेज किसी के दौड़ने की आवाज आने लगती है। रोहित, भानु, वो चिल्लाता है पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। तब बस विपुल को ऊपर की सीढ़ियों के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी परछाई काफी ज्यादा लंबी थी। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बस उसके दिल की धड़कन मानो वहीं पर रुक जाती है और एक झटके के साथ वो बेहोश हो जाता है। विपुल को होश आ गया था, पर बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि रात हो रही थी। वो उठकर अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ आता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदित्य को ढूंढने जाता है पर वो भी वहाँ पर नहीं था। वो और आगे जाने लगता है और रोहित और भानु को ढूंढने लगता है, पर उसे रोहित और भानु में से कोई नहीं दिखता। अब वो गाड़ी की तरफ जाने की सोचता है। जब वो वहाँ जाता है तो पाता है कि वहाँ पर आदित्य की गाड़ी भी नहीं है। वो सोचता है कि वो सब वहाँ से चले गए हैं। तब उसे एकदम से अपने फ़ोन का ख्याल आता है और जब वो अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पाता है कि उसे बेहोश हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। वो एक रात और एक दिन के बाद उठा था आज सुबह सुबह 5:30 बजे। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि अंधेरा होने वाला है। उसे अब सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो अपनी गाड़ी निकालता है और वापस शहर की तरफ जाने लगता है। तब उसे रास्ते में एक जगह पर पुलिस स्टेशन मिलता है, तो वो वहीं चले जाता है और रोहित, भानु और आदित्य को ढूंढने के लिए कहता है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि आदित्य नाम का जो शख्स जिसकी बात वो कर रहे हैं, उसका परसों सुबह ही एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी डेथ हो गई थी। विपुल को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब पुलिस वाले उसे उसका एक फ़ोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रही बात भानु और रोहित की, तो विपुल उन्हें अपनी मदद से उसी जगह पर ले आता है जहां वो गए थे। वहां की छानबीन के बाद रोहित और भानु वहीं पर बेहोश मिलते हैं, जिन्हें बाद में हॉस्पिटलाइज करा जाता है। रोहित परमानेंटली कोमा में चला जाता है और भानु उसके बोलने की शक्ति चली जाती है। इस घटना में बस अकेला विपुल ही ऐसा बचा था जिसको कोई भी ऐसी हानि नहीं हुई थी और वो जिंदा भी था। बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे। विपुल को इस घटना का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा मिलता है और अपनी पूरी जिंदगी अब वो इसी के साथ जीता है। चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे।
हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो सलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चढ़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए, इसीलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हम रात में इतनी ठंड में वहां क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पे हम थे वो जगह थी बेंगलुरु मैसूर हाईवे। बिल्कुल सुनसान अनजान सा हाईवे, जिसके साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम वहां कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोहर, जिसे हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चला ना, साइडिंग खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आजा। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लग रहा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आकर टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। हम तीनों ने गाड़ी से उतरे और देखा कि इंजन गर्म हो गया था और बोनट से धुआं बाहर आ रहा था। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडा करो गाड़ी को। हरीश की आवाज बैठी हुई और भारी सी लग रही थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर उसे खिला दिया था। तब से उसकी आवाज बैठी हुई भर्राई सी हो गई। कोई पहली बार सुने तो डर ही जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की, फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और उसके बाद गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी ये बोलकर कि अब खुद चला, इसको वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए और उसी पर मेरी नजर पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल में मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे यार, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर अंधेरा बहुत था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने गुल्लू से पूछा, कौन सा रास्ता लेना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब उसी से जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा वहां से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे नहीं भाई, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, डरता क्यों है? हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10 से 20 किलोमीटर ही हम चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई और गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चलना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है? पेट्रोल खत्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर गाड़ी लाना है, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई सी भर्राई आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसे ही ले आया, अब नीचे उतरो और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब इनमें से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसा चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ है और वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है और वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल सकती है। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी और डर से तो हम तीनों के ही होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर ही बढ़ा चला जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं।
हम सहमे सहमे से आगे बढ़ गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ में आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया होगा, इसीलिए इसको कोई काट नहीं पाया और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया और भगवान की तस्वीर रख दी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूरता रह गया और कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पेड़ के तने पर कुछ अक्षर भी उभरे हुए थे। शायद वहां की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो कि कम से कम हमारी समझ से तो बाहर था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ गई थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम 3 दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियां बनी हुई थी और एक बात, काफी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ गए थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम कर लेते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी और पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपाहट नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर चलकर अलाव जगा लेते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफी हो गई थी और लगभग 12 से 1 के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले और सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा करी और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपनी लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम लोग आग सेकने लगे। इसके बाद हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वही थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी और उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो गया था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। गुल्लू वहां की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना ब। अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, गुल्लू बोला। और उसके बाद हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी और ठंड का एहसास खत्म हो गया था। हमने जलाने के लिए काफी लकड़ियां जोड़ ली थी और हम लोग बात कर रहे थे और अलाव भी तेज थी। तभी मेरे दिमाग में जिज्ञासा जागी और मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? तुम में से कोई बता सकता है क्या होती है? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्ने रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करने से क्या वो प्रकट हो जाएगी यहाँ पे? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और फिर भर्राती हुई डरावनी सी आवाज में चुड़ैल के किस्से सुनाने लगा। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता कि चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कहीं पैदा नहीं होती, वो तो मरने के बाद बनती है। मैंने पूछा, कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली की 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अननेचुरल मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं और उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे बिखरे हुए थे, थोड़ी नुकीली और लंबी सी, चेहरों पर छाई हुई झुर्रियां। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज निकालकर तुम्हें बहला सकते हैं। ऐसा सुना है कि रात पर ये दरवाजे पर दस्तक भी देती हैं और तुम्हारे किसी चहेते की आवाज इस तरह निकालकर पुकारती हैं जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाजा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में गुल्लू बोला, डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है।
चुड़ैल तो जैसा मैंने बताया मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है और इसीलिए तुमने सुना भी होगा कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने के बाद तुमने नहीं सुनी होगी क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। मैंने सुना कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उसके अलग करके बरगद के पेड़ के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उसने बताया उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-125 साल पुराना किस्सा होगा। नालेबा का। दादी माँ ऐसे बताती थी, तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कलाना। अच्छा, कहकर मैंने बोला, सुनाओ फिर। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कलाना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले ना, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कलाना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसकी उलट है एकदम। उलट? वो कैसे? हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। एक गांव की कहानी है जो कि बेंगलोर के पास का ही था। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था और उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उससे कुछ दूरी पर सड़क के किनारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और उनसे दूरी पर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, इतने सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी परंपरा थी जिसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते हैं? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दे को 2 हिस्सों में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था, और जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अननेचुरल मौत मरेगी वो चुड़ैल बनेगी, और ये मैंने बताया भी था अभी। बस इसीलिए इनको खाने की व्यवस्था वही कर दी थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए, और यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल इसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। एक साथ इतने प्रश्न, सबका बताता हूँ जवाब। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियां बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आता था। क्यों, दिन में नहीं आती थी वो? हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती और इसीलिए वो रात में बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा ना, फिर क्या जरूरत आ पड़ी? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही गांव है, बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहां रुके ना, इसलिए लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण है? मैंने उत्सुकता से पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी और गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। ये गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है वो किसी भी स्त्री या पुरुष का रूप ले लेती है और कितनी देर तक ऐसा कर सकती है? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं पर। बहुत ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जितना ज्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी।
बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था। वो सामान्य लोगों के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होते थे उनको वहां दफनाया जाता था, हरीश बोला। गुल्लू ने कहा वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपनी भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसको अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देती थी और खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती ही नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी और शाम को अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली थी। सारा काम खुद करती और फिर उसके घर वाले उसको तब भी ताना मारते थे, पर वो कुछ ना बोलती, बस चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती। वो काफी ज्यादा परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका। उसी से वो शाम के समय अपने सारे सुख दुख बतला देती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी और शाम का समय था। सूरज छुप गया था और भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई और वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई और वो कब्रिस्तान के बाहर रुक गई। उसकी नजर नालेबा पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, भोली आ जाओ बाहर। वो बार बार 3-4 बार चिल्लाई, पर वो बाहर नहीं आई। अब वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य उसके लिए काफी भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली। उसके बाद वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चारों ओर उसके खून बह रहा था। वो वहां जमीन पर बैठी कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज वहीं गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी और उसके शरीर से पसीना छूट रहा था और डर से थर थर कांपने लगी थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली औरत ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए अपना पूरा सर पीछे की ओर घुमा दिया और अब वो स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली, जिसकी गर्दन को वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक सी खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया और वो काफी दूर जमीन पे जा गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया और जैसे ही उस स्त्री को उसका आभास हुआ उसने उसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो गई थी क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी और गांव में भी, क्योंकि उसे अब एक पूरा शरीर मिल गया था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया और उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम यह था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती और आवाज लगाती और जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसको साथ लेकर हवा में गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी और फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करी और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था। और वो उपाय था कि सब ने अपने दरवाजे पर लाल स्याही से लिख दिया, नालेबा, अर्थात कल आना। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ होता तो वो वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती
और फिर वही नालेबाज दिखा पाती तो वापस चली जाती। इस तरह एक क्रम चलता रहा और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते रहे, परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा और वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना होता तो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ गया है और वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर आज भी गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रातों में भटकती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है और वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का। जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में वो लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो सिर्फ जानवर और भेड़ बकरियों को नहीं खाती, बल्कि अब वो इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वो गांव खंडर हो चुका है, पर उस कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया, फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता है क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नजदीक उसकी दहशत बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था और तभी मेरी नजर अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने ही वाला था और फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपिश ले सकें। हरीश ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और वही उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे, उसके पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने गया और मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था और वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियां लेने और तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, आप पढ़ो, अब हम इसके काफ़ी नज़दीक है, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया और जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश करी और उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा कि वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है? इसमें वो घबराते हुए और अटकते अटकते बोला, नालेबा। मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आया था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि उन अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैं अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गांव मिला था वहां भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साए में हम बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर नहीं जाने देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस गए हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शायद हरीश लकड़ियाँ ढूंढने आगे चला गया था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल वो डालता जा रहा था और हम पर चिल्ला रहा था, क्या यार तुम मुझे कहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था, मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और मैंने पीछे ही पेट्रोल पंप देख लिया था, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था कि 5 मिनट में आ जाऊँगा। फिर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है।
हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा है, कब से पैदल चल रहा हूँ। एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहां कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया, इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया और बोला कि मुझे नहीं मरना वहां जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास मुझे छोड़ दिया। मैं तब से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो बे, चलो गाड़ी में बैठो, चलना नहीं है क्या। हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ आया हमारी ओर, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ी ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था और हम उसे देखकर थर थर कांप रहे थे। हमारे सारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर भी हरीश और उधर भी हरीश, कौन सही और कौन गलत। हम किस मायाजाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नजदीक आया तो उसकी नजर हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में बदल गया। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल और आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें जमीन में जरा भी देर न लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें इससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी और उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया और जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। और फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत ही कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते छुपाते कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा जो अब लगभग गल चुकी थी और उसके कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल है। वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया और बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुंचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत ही उस बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो लगातार हमें परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए और गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ हमारे चुड़ैलें मंडराने लगी थी और वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी और अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और इस कारण से सभी चुड़ैल उस औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल गई थी। अब हमें अपने लिए बच पाना मुश्किल लग रहा था। हम सबको काफी चोटें आ गई थी और खून भी बह रहा था। अब तो सिर्फ हम वहां से भाग कर ही अपनी जान बचा सकते थे, परंतु भाग कर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और उन तीनों चुड़ैलों का भोजन बन जाए। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हें आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट करी और हम तीनों तुरंत उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैल हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वो वहीं रुक गई और उसके बाद हम लोग सही सलामत अपने घर आ गए। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना है।
जिसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।